की जांच के आदेश दिए थे। मुजफ्फरनगर में खाकी की बर्बरता सामने आई है। पानी नहीं पिलाने पर पुलिसकर्मियों पर एक युवक को लात घूंसे से बुरी तरह पीटने का आरोप है। पुलिस के आला अधिकारी मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस ने चोरी की 21 बाइक्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों शख्स नवंबर 2012 से अब तक दिल्ली एनसीआर में चोरी की 50 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। नमस्कार, इलाके की तस्वीर में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु की वजह से दुनिया के मानचित्र पर सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज लोकसभा सीट खास पहचान रखती है। वहीं यहां की काला नमक धान भी अपने आप में एक अनोखी फसल है जो सिर्फ इस इलाके में पाई जाती है। लेकिन विडंबना इस बात की कि ये इलाका अब अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है। मूलभूत सुविधाओं का टोटा है तो वहीं उद्योग की बदहाली की वजह से यहाँ के लोग पलायन को मजबूर हैं। आज इलाके की तस्वीर में बात करेंगे डुमरियागंज की। डुमरियागंज लोकसभा सीट पर सांसद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल, जिस वजह से राजनीतिक लिहाज से इस सीट को खास माना जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इस इलाके को विकास मिला? क्या बीते 5 साल में सांसद जी के किए गए कामों से इस इलाके की जनता खुश है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। सिद्धार्थनगर की इकलौती लोकसभा सीट नंबर 60 डुमरियागंज के नाम से जानी जाती है। ये एक सामान्य सीट है और जाने माने कांग्रेसी नेता जगदंबिका पाल यहाँ से सांसद हैं। डुमरियागंज लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। कपिलवस्तु, बासी, शोहरतगढ़, इटवा और डुमरियागंज। इन लोकसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटों पर एसपी काबिज है तो वहीं बासी सीट पर बीजेपी के विधायक हैं और डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया काबिज है। डुमरियागंज लोकसभा सीट पर वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल काबिज हैं, जिनकी वजह से इस सीट को खास माना जाता है। अपने 5 साल के कार्यकाल को लेकर सांसद जी का दावा है कि उन्होंने हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है और वो अपने किए गए इन कामों से काफी संतुष्ट हैं। आज मुझे इस बात का संतोष है कि सिद्धार्थनगर में जो मैंने वायदे किए थे, अधिकांश वायदे मैंने पूरे किए। साथ ही सांसद जी का मानना है कि विकास कार्यों के बारे में असली निर्णय तो जनता करती है। कौन से वायदे किए गए और कितना वो वायदे उसने पूरे किए, इसका अगर कोई सही मूल्यांकन कर सकता है तो उसका मतदाता कर सकता है। अब जनता से ही जान लेते हैं कि बीते 5 सालों में हुए विकास के दावों से डुमरियागंज की जनता आखिर कितना इत्तेफाक रखती है। सांसद महोदय कोई विकास का कार्य अभी तक ऐसा नहीं किए हैं जो जनहित में दिखाई दे रहा हो। यहाँ की सड़क सबसे खराब है, सबसे ज्यादा शिक्षा का स्तर खराब है। विकास की स्थिति है कि यहाँ का नौजवान बाहर जाके कमा रहा है, गुजरात, सूरत और बॉम्बे जाके काम करते हैं। सांसद जगदंबिका पाल ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कुल सांसद निधि का 50% गांव में विद्युतीकरण और सोलर लाइट्स लगाने पर खर्च किया है। इसके अलावा इन्होंने अपनी सांसद निधि से विद्यालयों को पैसे दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी इंटरलॉकिंग सड़कें और हैंडपंप लगवाने का भी काम करवाया। जिले की 5 तहसीलों में अधिवक्ता भवन और जिला मुख्यालय पर प्रेस क्लब भवन के निर्माण के लिए सांसद निधि से 10-10 लाख रुपए दिए। मेरा जो भी सांसद निधि था अब तक जितना आया है, एक पैसा मैं खर्च कर चुका हूँ, यूटिलाइज हो चुका। डुमरियागंज गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु की वजह से खास पहचान रखता है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में बौद्ध अनुयायी यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस जगह को पर्यटन से जोड़ने और ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को लुभाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जनता इसे रोजगार की कमी से भी जोड़कर देख रही है। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु जैसी महत्वपूर्ण धरोहर है और इस क्षेत्र को पर्यटकीय विकास से अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ रोजगार के बहुत अवसर खुल जाएंगे। सिद्धार्थनगर ऐतिहासिक जगह है
लेकिन सिर्फ कागजों में, यथार्थ में कुछ भी नहीं है। हालांकि सांसद जी का दावा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया गया है और आगे भी किया जाएगा। मुख्य रूप से इस जनपद का दो चीजें थी, एक रेलवे और दूसरा तथागत गौतम बुद्ध के उस जन्मस्थली को विकसित करना। उसमें हमने अभी 5 करोड़ दिया। वहां भी राज्य सरकार उस सहयोग के न करने के कारण काम अब शुरू हुआ बुद्ध थीम पार्क का। बुद्ध थीम पार्क बन रहा, लेकिन अगर फिर मुझे अवसर मिला तो निश्चित तौर से ये अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे मैं इसको प्रतिष्ठापित करने का काम करूंगा। वहीं कपिलवस्तु की एक और चीज खास पहचान रखती है और वो है काला नमक धान। धान का रंग काला है, वहीं धान से निकलने वाले चावल की खुशबू भी बेहद लाजवाब है। लेकिन वक्त के साथ साथ इस चावल के उत्पादन पर बुरी तरह असर पड़ा और लोगों का कहना है कि इस खेती की तरफ कोई सरकारी पहल न होने की वजह से काला नमक धान की महक अब इस क्षेत्र से गायब हो रही है। काला नमक गौतम बुद्ध के जमाने का है। पहले लोग यहाँ के जो है किसान खेती काला नमक के करते थे जो है, और धीरे धीरे इसका पैदावार जो है कम होता गया, इसीलिए जो है काला नमक से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। इस पर सरकार भी जो है कोई पहल नहीं कर रही है, कोई शोध संस्थान भी यहाँ नहीं है। जैसे यहाँ पर एक जमींदारी नहर प्रणाली थी जो काला नमक के पैदावार के लिए बनाई गई थी, वो प्रणाली भी लगभग समाप्त हो रही है, इसीलिए हम काला नमक के क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे हैं। आर्थिक रूप से कृषि पर निर्भर नेपाल सीमा पर स्थित ये इलाका हर साल बाढ़ से भारी तबाही झेलता है। यहाँ स्थित करीब 1 दर्जन छोटी नदियाँ और पहाड़ी नाले बरसात के दिनों में विकराल रूप ले लेते हैं और हजारों हेक्टेयर में फैली फसल बर्बाद हो जाती है। कई लोगों को इस समय में अपना घर तक छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, लेकिन आज तक इसे लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। बाढ़ यहाँ की स्थिति बड़ी भयावह है और ज्यादातर यहाँ नेपाल की जो छोटी नदियाँ हैं उससे यहाँ की नदियों पे जो पानी आता है उससे भीषण तबाही होती है। इसमें हमारे कछार बेल्ट है, यहाँ पे बहुत भयंकर बाढ़ आती है जिससे लाखों की क्षति होती है और हजारों हेक्टेयर जमीन जो है जलमग्न हो जाते हैं। इसके अलावा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शासन प्रशासन की उदासीनता ये इलाका झेलता रहा है, जिसकी वजह से लोग डुमरियागंज से पलायन को मजबूर हैं। यहाँ उद्योग के मामले में अभी कोई भी जो है फैक्ट्री नहीं है, कोई भी जो है कारखाने नहीं है। लोग यहाँ से अपना जीवन यापन करने के लिए बाहर जाते हैं, बॉम्बे दिल्ली कमाते हैं। हमारे जिले में कच्चा माल बहुत है और हम छोटे मोटे उद्योग धंधे लगा सकते हैं, लेकिन यातायात के साधनों के अभाव की वजह से हमें मार्केटिंग हम उसकी नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि ये जिला उद्योग शून्य है। ये इलाका इंसेफ्लाइटिस के डंक को भी झेल रहा है। यहाँ इस बीमारी के इलाज के लिए कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं है, जिसकी वजह से इंसेफ्लाइटिस पीड़ितों को गोरखपुर के BRD अस्पताल रेफर किया जाता है। इतने सालों में समस्या से निपटने के लिए सिर्फ पहल ही की जा सकी है। गुलाम नबी आजाद साहब आए, इंसेफ्लाइटिस गांव में प्रभावित, उसमें केंद्र सरकार ने दिया। शिक्षा को लेकर भी सांसद महोदय कई दावे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के छात्र शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विकास के कामों से ज्यादा खुश नजर नहीं आते हैं। जिस तरीके से इस जनपद के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा था, मैंने विद्यालयों को, मदरसों को, इदारों को, संस्कृत विद्यालयों को, सरस्वती शिशु मंदिर को, मतलब मैंने सबको दिया। जो भाजपा से जुड़े हुए हैं सरस्वती शिशु मंदिर, उनको भी दिया। यहाँ पर शिक्षा के लिए बहुत सारी दिक्कत है। यहाँ पर ना कोई ITI कॉलेज है, यहाँ पर ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, MBBS करने का कॉलेज नहीं है। और लड़के तो बाहर जाकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लड़कियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पर। जगदम्बिका पाल के कई दावे और वादे हैं, पर विपक्षी उनके विकास कार्यों के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगाने से नहीं चूकते हैं। यहाँ जमीन पर हकीकत में कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। 5 साल के अंदर कहीं कोई दिखाई दिया हो, कोई एक भी सड़कें उन्होंने बनाई हो इस इलाके के लिए तो बता दें। लेकिन इलाके में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जगदम्बिका पाल के किए कामों से खुश हैं और उन्हें एक अच्छा सांसद मानते हैं। एक तरह से उन्होंने जो है नेशनल लेवल पे हमारे जनपद का नाम रोशन किया है। जब भी बोलने की बात आती है हमारे जगदम्बिका पाल जी खड़े होते हैं। 5 साल के अंदर हम लोगों ने काफी बदलाव देखे हैं, जो जिले को काफी अच्छा मतलब इन्होंने विकास का एक मोड़ दिया है। तो हमारे ख्याल से जगदम्बिका पाल जी जैसे सांसद को दोबारा जीतना चाहिए। डुमरियागंज का नाम प्रदेश के पिछड़े इलाकों में लिया जाता है, लिहाजा सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मूलभूत जरूरतों को चुनावी मुद्दा बनाकर हर बार यहाँ चुनावी मैदान में सभी राजनीतिक दल उतरते हैं।
इस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी से लेकर बीएसपी, एसपी से लेकर कांग्रेस, सभी को बारी बारी यहाँ की जनता ने मौका दिया है। 2009 में कांग्रेस के जगदम्बिका पाल यहाँ से सांसद रहे और आगामी लोकसभा चुनाव भी वो यहीं से लड़ेंगे। ऐसे में देखना होगा कि तरक्की की दरकार में डुमरियागंज की जनता इस बार किसे अपना नुमाइंदा चुनती है। सलमान आमिर, जी मीडिया, सिद्धार्थनगर। तो दावों और वादों की क्या है हकीकत, लोग किस तरीके से खुश हैं और कितने असंतुष्ट, ये भी आपने देखा। बहरहाल हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन जल्द लौटते हैं। मैं मौजूद हूँ 38वें संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट सुल्तानपुर में। संजय सिंह जी बहुत बड़ा काम कोई नहीं करे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिजली की बात कर रही हैं। नाम और राजनीति पर भारी पड़ते सुल्तानपुर का सुल्तान ऐसा दरबार लगाएगा जहाँ पर जनता आएगी, समस्या का निराकरण होगा और हुक्म की तामीर होगी। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। तुमने मुझसे वादा किया था तुम ये सब काम छोड़ दोगे। पिस्तौल की गोली और लौंडिया की गोली जब चलती है तो जान दोनों में ही खतरे में होती है। ये तस्वीर शुरू जरूर उसने की, लेकिन इसमें आखिरी रंग मैं भरूंगा। बोल दो उसे कि मैं उससे बड़ा होता हूँ। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। विकास का सफर खुशहाली की बयार। पहले ही दिन शहीद और राज्य आंदोलनकारियों को नमन कर मुख्यमंत्री हरीश रावत के मंजिल की ओर बढ़ते कदम। दर्द हरकर खुशियां बांटने की ईमानदार शुरुआत, ताकि सब बढ़े साथ साथ आगे। जिंदगी की डोर को मजबूत बनाने की पहल से उपजा नया विश्वास। आपदा के जख्म जो निशान बन गए थे, संकल्प के साथ मिटाने का वादा भी किया। अवाम की सेवा और सुनवाई के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली शख्सियत ने। ये मुस्कुराते चेहरे गवाह बनेंगे कि किस प्रकार एक ऊंची सोच और अपने लोगों के विकास के लिए खास जब्जा रखने वाले की ठोस योजनाएं राज्य को नए युग की ओर ले जाने की क्षमता रखती है। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके।
तो रेल बजट में इस बार देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। ट्रेन के अंदर और प्लेटफॉर्म में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को खत्म करने के मकसद से कोई नया ऐलान नहीं दिखा। यहां तक कि पिछली योजनाओं का जिक्र तक अंतरिम रेल बजट में नहीं दिखा। उम्मीद की जा रही थी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रेल मंत्री अंतरिम बजट में कुछ तो ऐलान जरूर करेंगे, लेकिन रेल मंत्री के पिटारे से महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं निकला। दरअसल पिछले कुछ सालों में रेल में सफर करने वाली महिलाओं की तादाद बढ़ी है, लेकिन सफर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसको लेकर महिलाओं को उम्मीद थी कि सरकार ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रेलवे में महिला सुरक्षा को लेकर कुछ प्रावधान करेगी। भारतीय रेल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इससे पहले भी कई दावे करती रही है। मसलन अलग अलग राज्यों में जीआरपी के जरिए 2200 गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा का दावा, आरपीएफ द्वारा रोजाना औसतन 1275 गाड़ियों का मार्ग रक्षण का दावा, ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टियों को लेडीज कंपार्टमेंट में ज्यादा सावधानी बरतने के निर्देश, महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी के जरिए संदिग्धों पर निगरानी, महिला यात्रियों को अप्रिय घटनाओं के बारे में सूचना देने के लिए कुछ रीजनल स्तर पर जोनल कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर। इन नंबर्स को महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों के सवारी डिब्बों में प्रदर्शित करना, महिला कंपार्टमेंट्स में पुरुष यात्रियों के प्रवेश रोकने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाए जाना, महिला कंपार्टमेंट में पुरुषों के पकड़े जाने पर रेलवे अधिनियम के प्रावधान के तहत उन पर मुकदमा चलाना, जीआरपी और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय बनाना ताकि महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके। और इन जैसे कई और वादे किए गए, लेकिन सरकार के ये दावे धरातल पर कितने उतर पाए हैं, महिला मुसाफिरों से ही जान लेते हैं। सुरक्षा के लिए तो कुछ भी नहीं है ट्रेन में, अभी कोई इंतजाम नहीं है। इंतजाम करना चाहिए, तो उसके लिए तो करना ही चाहिए इंतजाम। प्रॉब्लम होती है, कोई हेल्पलाइन नंबर हो जिससे ये रहे कि अगर कहीं लड़कियां किसी प्रॉब्लम में हैं तो उनको कम से कम कांटेक्ट तो उनसे हो जाए। साफ है कि आज महिलाएं रेल सफर के दौरान अपने आप को महसूस नहीं मानती। ऐसे में क्या यूपीए 2 को अपने इस अंतरिम रेल बजट में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई घोषणा नहीं करनी चाहिए? क्या देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा सरकार का नहीं है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल आखिर यही है कि जो लगातार घटनाएं वारदातें बढ़ती हैं, रेल में जिस तरह से महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, आखिर क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया गया और क्यों नहीं किस तरह की घोषणा हो पाई, इसी पर एक बड़ा सवाल। बहरहाल यहाँ रुकेंगे, लेकिन जल्द लौटते हैं। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। विकास की रफ्तार, सियासत और कारोबार, आम आदमी के सरोकार, कसौटी पर आपकी सरकार, प्रदेश के हर कोने पर हमारी नजर। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक है डिस्कवर 125 मच मोर देन माइलेज और टीवीएस फिनिक्स 125। तो बिजनौर समेत कई जिलों के 10 लोगों का शिकार करने वाली बाघिन का खौफ महज गांव वालों में ही नहीं है, बल्कि वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी है। आदमखोर बाघिन के इलाके में पड़ने वाले वन विभाग के वॉच टावर और रेंज कार्यालयों में इतना खौफ है कि सन्नाटा पसरा रहता है। और ऐसे में सवाल ये कि बाघिन को पकड़ने का दावा करने वाला वन विभाग की आखिर सच्चाई क्या है? वो चालाक है, वो बेहद ताकतवर है, वो आदमखोर बन चुकी है। उसने 10 इंसानों को अपना निवाला बनाया है। वो दबे पांव आती है और अपने शिकार को लेकर गायब हो जाती है। वन विभाग, शूटर्स, गांव वाले सब उसे पकड़ना चाहते हैं। कई दिनों से जारी ये कोशिश अब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है।
और वो एक एक कर बेगुनाहों के खून से अपनी प्यास बुझा रही है। खुद आपने देखा उसके ऊपर निशान है, धारी से खींची गर्दन मोटा है, बाल पड़े हैं उसके। इसका इंतजाम होना चाहिए, ये शहर में मर्जी चाहिए। मुरादाबाद मंडल के बिजनौर समेत सिक्कावाला, गोपीवाला, हरनंशवाला, टांडा मनकाना, नकीमपुर, दमीपुर, चाहरवाला और बढ़ापुर में दहशत बनकर घूम रही बाघिन ने अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बनाया है। आदमखोर बाघिन का खौफ बूढ़े से लेकर बच्चे और जवान हर किसी के रातों की नींद उड़ा चुका है। देख लीजिए, जानवर का जोर हो रहा, कोई अधिकारी यहाँ नहीं मिलता। किसी बड़े अधिकारी को फोन लगाते हैं तो उठा नहीं पाते लोग। यहाँ सारी प्रॉब्लम है। यहाँ चौकी पे कोई मिलता नहीं। यहाँ तो कभी आज कोई मिल गया, जैसे आज नहीं है कोई, तो बताइए आप किसको खबर दे? अपना घर से नहीं निकल पा रहे लोग आगे। आलम यह है कि बिजनौर समेत कई जिलों में खौफ बांटती बाघिन से ग्रामीण ही नहीं बल्कि वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी खार खाए हुए हैं। इस बात की तस्दीक इलाके में पड़ने वाले वन विभाग के वॉच टावर और रेंज कार्यालयों में साफ दिखाई देने लगा है। लोग घर से निकलने से कतराने लगे हैं। बाघिन के खौफ के चलते अफजलगढ़, सेवहारा और बढ़ापुर इलाके समेत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर गांव वालों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसान खेतों में काम करने से डरता है, बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। कारण कि जिन लोगों पर बाघिन को मारने की जिम्मेदारी है वो अपने फर्ज से कतराने लगे हैं। अब इसे बाघिन का खौफ कहें या फिर प्रशासन की लापरवाही। वन विभाग के वॉच टावर भी वीरान हैं। ऐसे में समस्या ये है कि आदमखोर बाघिन के बारे में सूचना अगर गांव वालों को मिलती भी है तो वो किसे सूचित करें। जाहिर है इस हालत में ग्रामीणों का जीना कितना दूभर हो चुका है। बावजूद इसके सूबे की सरकार और प्रशासनिक अमला सिर्फ यही दुहाई दे रहा है कि जिन शूटर्स को बाघिन को मारने का जिम्मा दिया गया है वो काम छोड़कर जा रहे हैं, जबकि शूटर्स का आरोप है कि वन विभाग बाघिन को मारना ही नहीं चाहता। ऐसे में सवाल ये कि बाघिन को पकड़ने का दावा करने वाला वन विभाग की सच्चाई आखिर है क्या? वसीम अख्तर, जी मीडिया, बिजनौर। तो मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया। यहाँ पुलिसकर्मियों ने एक युवक को लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। भारी भीड़ के बीच पुलिसकर्मियों ने युवक की पिटाई की। असल में ये युवक सिटी कोतवाली में पुलिसकर्मियों को पानी पिलाने का काम करता है, लेकिन आज इससे पानी पिलाने में छोटी सी चूक क्या हो गई, बस फिर क्या था, युवक को कोतवाली से बाहर निकालकर जनता के बीच बेदर्दी से पीटा गया। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। मुरादाबाद के सराफा व्यापारी सत्येंद्र रस्तोगी हत्याकांड में निलंबित एसओ मंसूर अहमद आबदी पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया है। फरार 2 जवानों पर भी 2,500 रुपए का इनाम घोषित किया गया। सभी को भगौड़ा घोषित किया जा चुका है। जिस वर्दी को पहनकर कानून की हिफाजत करने की कसम खाई, अगर उसी वर्दी की आड़ में गुनाह को अंजाम दिया जाए तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। वाकया मुरादाबाद का है, जहां पुलिस वालों की करतूत ने महकमे को शर्मसार किया तो पुलिस महकमा भी अपने दामन पर लगे दाग को धोने के लिए कमर कस चुका है और कत्ल के आरोपी अपने ही मातहतों के खिलाफ इनाम घोषित कर दिया है। मामला मुरादाबाद के सराफा व्यापारी सत्येंद्र रस्तोगी हत्याकांड का है, जिसमें आरोपी निलंबित एसओ मंसूर अहमद आबदी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा फरार 2 सिपाहियों पर भी 2,500 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। हालांकि अभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लिहाजा सभी को भगोड़ा घोषित कर कार्रवाई तेज कर दी गई है। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतक व्यापारी सत्येंद्र रस्तोगी के पिता ने मुरादाबाद पुलिस पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया। इल्जामों का सच सामने आया तो तस्वीर बिल्कुल डरावनी थी। खुलासा हुआ कि सत्येंद्र के हत्यारे कोई और नहीं बल्कि मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे थाने के पुलिस वाले ही हैं। खुलासा हुआ कि मूढ़ा पांडे थाने की पुलिस ने 27 जनवरी को सत्येंद्र को पहले तो जबरन उठाया और फिर उसकी हत्या कर उसके शव को रामपुर के पटवई इलाके में ठिकाने लगा दिया, जिसके बाद मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने सत्येंद्र रस्तोगी के अपहरण और हत्या के मामले में
मूढ़ा पांडे थाने के तत्कालीन एसओ मंसूर अहमद आब्दी और 4 सिपाहियों को आरोपी बनाया, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने अब सख्ती दिखानी शुरू की है। देखना होगा कि आरोपी पुलिस वालों पर इनाम घोषित करने के बाद आखिर कब तक उनकी गिरफ्तारी हो पाती है। दीपचंद जोशी, जी मीडिया, मुरादाबाद। तो इस बुलेटिन बस इतना ही। आगे आप देख सकते हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। दिन भर की हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में। सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में। खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। 2014 के सियासी महासमर में कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मिजाज? जब सरोकार से दूर हो सरकार तो हम बनेंगे आपकी आवाज। रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सबसे पहले रुक करते इस वक्त की कुछ बड़ी सुर्खियों का। यूपीए 2 के आखिरी रेल बजट से इस बार भी उत्तराखंड के हाथ मायूसी ही लगी। हालांकि ठीक आम चुनाव से पहले इस रेल बजट में ऊँट के मुंह में जीरे की तरह रेल मंत्री ने पहाड़ी प्रदेश के लिए 2 नई ट्रेनों की घोषणा जरूर कर दी। इसमें से एक ट्रेन लखनऊ से काठगोदाम के लिए जो कि हफ्ते में 3 दिन चलेगी, वही दूसरी ट्रेन रामनगर से चंडीगढ़ के लिए जो कि साप्ताहिक होगी। काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सटेंशन किया गया है जो अब जैसलमेर तक जाएगी। चमोली से सीवर सीधे अलकनंदा में प्रवाहित किया जा रहा है। इसे लेकर आम आदमी में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सीवर को सीधे गंगा में प्रवाहित करने के बजाय इसका ट्रीटमेंट किया जाए। इससे प्रदूषित होने से अलकनंदा को बचाया जा सकता है। गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। 1 मई को गंगा जी के श्री विग्रह को उनके मायके कहे जाने वाले मुखबा से विदा किया जाएगा और फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उन्हें गंगोत्री में विराजमान किया जाएगा। प्रदेश में वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सभी राशन के गोदाम को ऑनलाइन करने की कवायद की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अगर इसके बाद भी हेराफेरी होगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में तेजी से आ गई है। टिहरी में जिला पंचायत के दावेदारी को लेकर बैठक हुई है। पार्टी नेताओं ने मंथन किया। प्रदेश बीजेपी के महामंत्री ज्ञान सिंह नेगी ने दावा किया है कि पार्टी पंचायत चुनाव में परचम लहराएगी। हरिद्वार में बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। रानीपुर स्थित पायल सिनेमा में लगे पोस्टर फाड़ डाले हैं। महिलाओं ने आरोप